हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर का पार्ट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट करा दिए हैं और दोनों पार्ट हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 2 में जो हमने कराए थे वो हमने दूसरे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के घातक सॉल्व करा दिए थे। आज हम दूसरे क्वेश्चन के घात से यानी यहाँ से आगे के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 का गा है। गा में दे रखा है कि एक दे रखा है कि यदि कोई रेखा एक एबीसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC क्रम से D और E पर प्रच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB यानी AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखिए इसको लिए एक आपने देखा होगा थेल्स पिर में है, पहली पिर में है, तो उसमें क्या है AD बटे VD बराबर AE बटे EC। पहले हम ये सिद्ध करके लाएंगे, पहले हम थेल्स पिर में को सिद्ध करके लाएंगे और उसी से फिर बाद में जरा ही देर में थोड़ा सा कुछ हम इधर उधर करेंगे और जरा सा फिर ये सिद्ध होके आ जाएगा जो हमारा सिद्ध करना है। तो थेल्स पिर में ही थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना है थेल्स पिर में से। चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने चित्र बना लिया है और देखिए इसमें दे क्या रखा है, उन्होंने दे रखा है कि ABC त्रिभुज में जिसमें BC समांतर है DE के, ये BC ये है और DE ये दोनों कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। और रचना हमने करी, देखो रचना देखिए, रचना क्या करते हैं, रचना ये करते हैं कि जब भी हमें जैसे अपने क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन को आंसर हमें हल करना है तो हमें जिस हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती है तो वो उसको हम खींच लेते हैं। तो हमें इनकी जरूरत हमने समझी तो हमने इनको खींच लिया और जो चीज हम अपनी तरफ से खींचते हैं तो उसको हम लिखते हैं रचना में। तो रचना हमने इनकी करी है। सिद्ध क्या करने हैं, सिद्ध हमें करना है, देखो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो ये हमने सिद्ध करने वाले में लिख लिया। अब हम हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने एक 9th में एक पिन में पढ़ी होगी कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच जो आकृतियां बनी होती हैं उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए DE समांतर है BC के, तो इनके बीच दो त्रिभुज बनना है। देखो एक त्रिभुज बनना है VDE, ये त्रिभुज बनना है, एक बनना है CDE, ये त्रिभुज बनना है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दोनों समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में बन रही है। यानी जैसे मान लो कोई भी दो आकृतियां मान लो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रही है तो उनके क्षेत्रफल परस्पर कैसे होते हैं, बराबर होती है। तो देखते हैं, आइए हम सबसे पहले देखते हैं। तो DE समांतर BC, तो हम देखते हैं DE समांतर है BC के। जब DE BC के समांतर है तो फिर हम क्या देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ VDE बराबर किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ CDE ये दोनों एरिया कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर है, हमने बता दिया, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच यानी ये दोनों आकृतियां जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है दो समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं, पहले ये दोनों का एरिया बराबर है। अब हम एक चीज देखें पहले भैया कि इसमें एक चीज देखते हैं, पहले हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक चीज देखो पहले हम देखते हैं कि ये हमने देखो EF AB पे लंब खींचा, चाहे AB पे लंब मान लो चाहे AD पे लंब मान लो, जो AD पे लंब वो AB पे भी लंब होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें लिखेंगे, देखो हमने क्या है कि EF लंब किस पे है, EF लंब है AD पर या AB पे मान लो। जब ये AD पर लंब है तो देख लीजिए पहले, अगर ये लंब है AD पर तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज, अब मान लीजिए इसमें दो त्रिभुज बनना है, देखो एक त्रिभुज में इसका एरिया निकालेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, एक त्रिभुज निकालेंगे ADE, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ADE, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ ADE, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा। देखो पहले हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर हमें आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है तो किसी भी त्रिभुज का, दुनिया के किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें आधार ऊंचाई पता है। तो हमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई क्या है, जब EF जो इसमें लंब है, और ऊंचाई क्या होती है, कोई भी चीज अगर सीधी खड़ी है तो उसे हम कहते हैं लंब खड़ी है, और जो सीधी खड़ी होती है वही उसकी वास्तविक ऊंचाई होती है। तो वास्तव में इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, EF इसकी वास्तविक ऊंचाई है। अच्छा आधार देखो, पहले हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, ADE, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, AD, ठीक है। तो एरिया ऑफ AD क्या हो जाएगा, 1/2 आधार AD गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
ऊंचाई क्या हो जाएगी EF। ठीक, अब देख लीजिए, इसे मान लिया हमने, अब इसे मान लिया, देखिए हमने, अब आगे देखो पहले, तथा अब हम निकालेंगे इसका, हमने ADE का एरिया निकाल लिया, आगे देखते हैं इसी प्रकार, देखो पहले एरिया ऑफ VDE, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसे 1 नंबर मान लिया, एरिया ऑफ VDE, तो VDE, तो एरिया ऑफ BDE कितना हो जाएगा, देखो पहले ये भी ट्रायंगल बनना है। अब देखो इसकी वास्तविक ऊंचाई क्या होगी, इसकी भी तो एरिया, आधार क्या हो जाएगा इसका, VDE का आधार क्या हो जाएगा, VD, क्या हो जाएगा VD, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, उस ऊंचाई इसकी भी EF हो जाएगी। अब लोग कहेंगे EF तो इसके बाहर है, अरे भाई EF जरूर इसके बाहर है, लेकिन इसकी वास्तविक ऊंचाई क्या है, EF ही है। वास्तविक ऊंचाई इस त्रिभुज क्या है, EF ही है। तो देख लीजिए, जैसे मान लो हमने कोई ऐसा त्रिभुज बना लिया ऐसे करके, अब देखिए हम पूछे इसकी सीधी ऊंचाई क्या होगी, तो वास्तविक ऊंचाई इसकी ये होगी, चाहे भले ये रेखा इससे बाहर है, लेकिन वास्तविक ऊंचाई इसकी क्या होगी, यही होगी। इसको ऊंचाई हम नहीं मानेंगे, ना इसको ऊंचाई मानेंगे, वास्तविक ऊंचाई इसकी यही होगी। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, त्रिभुज ये जरूर बनना है, लेकिन इसकी वास्तविक ऊंचाई ये हो जाएगी, EF होगी। तो बस देख लेते हैं आगे, तो त्रिभुज एरिया ऑफ VDE, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार VD इंटू में EF, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण देखो नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हम 1 के लिए समीकरण 2 से हम भाग कर देंगे, या समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, या समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो। चलिए आइए हम देखते हैं। तो समीकरण 1 को हम 2 से बदले, हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, करो भैया भाग। तो जब इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एरिया ऑफ AD बटे में एरिया ऑफ VD बराबर क्या हो जाएगा, देखो जब भाग करेंगे तो 1/2 1/2 एक जैसा है, तो कट जाएगा, EF एक जैसा है, ये भी कट जाएगा, केवल बचेगा क्या है, ऊपर AD बचेगा और नीचे BD बचेगा। ठीक है, अगर हम यहां से केवल ADE का एरिया निकालें तो हम निकालें एरिया ऑफ AD, तो ये देखो एरिया ऑफ VD इसके मल्टीप्लाई गुणा में पहुंच जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं AD बटे BD मल्टीप्लाई एरिया ऑफ BDE। ठीक, इसको यहां तक लिख लिया। इसे हमने देखिए, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब देखिए ये आ गया, इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार देखो पहले, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जो त्रिभुज देखो, त्रिभुज देखो हम देखते हैं पहले कि DG लंब है AE पर, इसी प्रकार जो DG है ये लंब है, DG जो लंब है AE पर, तब सेम यही काम करेंगे। सेम यही काम करने पर हमें जो सेम यही काम करने पर इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ, अब देखिए यहां BDE आया, यहां इधर साइड वाला VDE का एरिया, इधर आएगा CDE आएगा इधर, तो एरिया ऑफ CDE बराबर क्या आ जाएगा, इससे सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, AE बटे EC बचेगा, AE बटे EC बचेगा, AE बटे EC बचेगा। तो इसको हम इधर लिख ले रहे, अब इसको भी हम ऐसे लिख लें, एरिया ऑफ AD बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, और इनटू में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CD, एरिया ऑफ CD, जगह नहीं थोड़ा हमने इस वजह से यहां पे लिख दिया है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसे हमने मान लिया, इसे हम समीकरण नंबर मान लें कि भाई 3, इसे हम 4 मान लें। अब एक चीज देखो, पहले हम देखते हैं ये भी ADE का एरिया है
और समीकरण 2-3 में ये भी ADE का एरिया, तो ADE का एरिया दोनों जगह से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बस दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। 3 व 4 से क्या हो जाएगा? तो 3 व 4 से सीधा सीधा आ जाएगा ADE का एरिया दोनों बराबर है, तो ये आ जाएगा AE बटे EC बराबर, देखो CD, अब देखिए पहले ये CD इसके साथ आएगा और यहां आएगा, यहां देखो क्या आ जाएगा, यहां आएगा VDE। तो CD VD देखो ऊपर हमने बराबर सिद्ध कर लिए हैं, CD और VD ऊपर बराबर सिद्ध कर लिए हैं, तो ये दोनों जगह से क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से AE बटे EC बराबर आ जाएगा, या इसको ऐसे AD बटे BD, AD बटे VD, AD बटे VD। अब देख लीजिए पहले AE बटे EC बराबर AD बटे VD, या इसको ऐसे लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं है, AD पहले लिख लो, आप चाहो तो AD पहले भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि AD बटे VD बराबर AE बटे EC। अब देखिए ये अभी हमारा क्या आया, अभी हमें जो सिद्ध करना है वो प्योर शुद्ध रूप में अभी हमें जो सिद्ध करना है वो नहीं आया है। हमें सिद्ध क्या करवा रहे हैं, हमें AD तो ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे BD आ रहा है, हम वो सिद्ध क्या करवा रहे हैं AB। यहाँ AE तो आ रहा है देखो, लेकिन यहाँ हमारे EC आ रहा है, लेकिन वो सिद्ध करवा रहे हैं AC। तो इसके लिए काम करना होगा हमारे लिए, क्या करना होगा? देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अब देखिए इसका इनवर्स इस तरह से हम लिख सकते हैं, VD बटे AD बराबर क्या हो जाएगा, EC बटे AE। ये भी तो बराबर होगा, जब ये बराबर हो तो ये भी बराबर होगा, दोनों का इनवर्स लिख लिया हमने, ऊपर वाला नीचे, नीचे इसका भी अंश को हर में, हर को अंश में, इसका भी अंश को हर में, हर को अंश में। अब क्या करेंगे, इसे हमने मान लिया, इसे हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया। अब देखिए हम लिखेंगे 5 में दोनों ओर 1 जोड़ने पर, तो जोड़ो भाई 1, तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा VD बटे में AD बराबर EC, सॉरी दोनों ओर 1 जोड़ो, इधर भी 1 जोड़ो, बराबर EC बटे AE, इधर भी 1 जोड़ो। अब जब इसको 1 जोड़ रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, VD प्लस AD एकम AD बटे में AD बराबर EC AE एकम AE बटे में AE। अब देखो BD प्लस AD, VD यहां से यहां तक, AD यहां से यहां तक, पूरा क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, AB बटे में AD। इसी प्रकार EC AE, EC यहां से यहां तक और AE यहां से यहां तक, पूरा क्या बन जाएगा, AC AE। ये आ गया। लेकिन देखिए हमारा सिद्ध करने वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ रहा है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे में AC। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घा। तो दिखा देगी घा खंड, देखिए घा में लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हम ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता है कि भिन्न और भिन्न का अंश और हर की बात चल रही है, तो अंश और हर को हम मान लेंगे। तो हम करेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x।
आगे देखते हैं, माना भिन्न का हर बराबर बाई। तो भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भैया अंश को ऊपर सेट करो, हर को नीचे सेट करो, भिन्न हो जाएगी x बटे बाई। अब क्या कह रहे हैं कि भिन्न में 1/3 हो जाती है जब अंश से घटाया जाता है। तो भैया अंश से घटाओ, अंश से घटा दिया, अंश x है, बाई को हर के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो हर को ज्यों की त्यों रखो, बराबर। तो कह रहे हैं 1/3 हो जाती है तो 1/3 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर बाई, अर्थात ये हो जाएगा 3x - बाई बराबर में 3 उधर ले जाओ तो बराबर में 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब फिर से देख लिए, फिर से देखिए अगली बार क्या कह रहे हैं, अगली बार कह रहे हैं 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो अंश को ज्यों की त्यों रखो, हर में 8 जोड़ो, 1/4 हो जाती है, लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 4x बराबर बाई प्लस 8, अर्थात 4x - बाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लो भैया, तो समीकरण दोनों समीकरणों को हल करिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को लिखिए, 3x - बाई बराबर में 3, 4x - बाई बराबर में 8। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देख लीजिए, इसमें देखो हमें बाई के गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे ही हल कर लो। तो माइनस प्लस माइनस घटाने पर, क्योंकि हमने चिन्ह बदले हैं ना, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, या माइनस के 8 और प्लस के 3 तो माइनस का 5 बचेगा, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 भैया ये है देखो, तो 3 गुणा 5 - बाई बराबर 3, 3 पंजे कितने हो गए 15 - बाई बराबर 3, बाई बराबर 3 है, 15 उधर जाएंगे -15 हो जाएंगे, बाई बराबर माइनस के 12, बाई से बाई कट जाएगा, बाई बराबर 12। तो जो हर आ गया वो 12 आ गया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी भैया, x बटे बाई मानी थी तो 5/12 भिन्न हो जाएगी। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला खंड देखिए इसका, x + 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात करो। तो आइए इसके मूल ज्ञात करते हैं। देखिए लिखा है x + 1/x बराबर 3। सबसे पहले देखो इसको x की मल्टीप्लाई करो तो x² + 1 बटे में x बराबर 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² + 1 बराबर में 3x, इसको x² 3x को इधर ले आओ, माइनस के 3x + 1 बराबर में 0। अब देखिए इसको आप चाहे जैसे हल कर लो, और हम मान लीजिए द्विघाती सूत्र से इसको हल कर ले रहे, द्विघाती सूत्र से इसको हल कर लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर -3 आ जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। तो इसके मूल निकालो, तो b या मूल आ जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडूड में b² -4ac अपॉन में 2ac। तो ये सूत्र से लगाओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना -3 है, और माइनस सूत्र में भी है तो प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस b² लिखा है तो b² 3 × कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस के 4 गुणा a का मान 1 है, c का मान 1 है, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 एकम 4 तो -4 हो जाएगा। सॉरी बटे में यहाँ पे कितना लिखा है, बटे में हमने 2 नहीं लिखा है, 2 गुणा 1, तो बटे में कितना बन जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे देख लीजिए, x बराबर 3 प्लस माइनस √5/2, एक बार प्लस चिन्ह ले लो
तो एक मूल मिलेगा प्लस चिन्ह लेने पे। प्लस चिन्ह लेने पर देख लो भैया, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस √5/2। एक बार माइनस चिन्ह ले लो, तो माइनस चिन्ह लेने पर दूसरा मूल आ जाएगा 3 माइनस √5/2। तो ये समीकरण के दो मूल आ गए, एक 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चाखंड। इसमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, एक्स और वाई के एक बारंबारता, ये देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, और हमें माध्यिका भी दे रखी है, और हमें जो अज्ञात एक्स और वाई की जो मान है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करें, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने दे रखा है कि कुल बारंबारताओं का योग जो है 60 है। तो हम जानते हैं कुल बारंबारताओं के योग को n से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर 60 मान लिया हमने। n/2 बारंबारताओं के योग का आधा 30 हो रहा है। तो देखिए हम बाध्यक वर्ग को कैसे चयन करते हैं, हमने कहा था कि 30 जो है किन किन के बीच आएगा। तो 30 जो है आप देख रहे हैं, पहले से उन्होंने दे रखा है कि माध्यिका कितनी 28.5। तो माध्यक वर्ग जो है कैसे हम खोजेंगे, 28.5 देखो 20 से 30 के बीच आएगा, तो माध्यक वर्ग हमारा कौन सा होगा, 20 से 30। ये वाला 20 से 30। अब देखिए पहले जो माध्यक वर्ग जो 20 से 30 हो गया, इसकी जो बारंबारता है 20 है, तो यहां लिख लेंगे हम f बराबर 20 लिख लेंगे। इससे पहले वाली संचयी बारंबारता कितनी है, x + 5, तो इसको मानते हैं CF। तो CF बराबर क्या हो जाएगी, x + 5 या 5 + x जो भी लिख लो। माध्यक वर्ग की छोटी संख्या, जो माध्यक वर्ग का जो छोटा मान देखो छोटी वैल्यू 20 है, तो इसको मानते हैं L। तो L बराबर हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग की देखो लंबाई देखो 20 से 30 है, माध्यक वर्ग में अंतराल कितने का, 20 से 30 का अंतराल है, तो इसे मानते हैं H। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले, तो अब हम इसको माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं सूत्र होता है माध्यिका बराबर L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। ये होता है माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो लगाइए इसमें मान, देखिए भैया L का मान कितना है, L का मान 20 है, प्लस n/2, n का मान कितना है, देखो भैया n/2 का मान कितना है, 30 है, माइनस CF का मान कितना है, CF जो संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ऊपर वाली संचयी बारंबारता x + 5 है। देखिए बाहर माइनस है, तो यहां पे x - 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, f कितना है, देखो भाई संचयी जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता 20 है, इंटू में h कितना है हमारा, h देखिए 10 आया है, दोनों का अंतराल 10 है, 10 है। अब देखो इसको हल कर 10 दूनी 20, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 30 - 5, तो 30 - 5 का मतलब 25 माइनस x बटे में 2। अब देख लीजिए ये आ गया, लेकिन देखते हैं एक चीज हम, देखो पहले माध्यिका हमारी कितनी दे रखी है, 28.5, तो इसको हम 28.5 लिख लेंगे। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर लिख लो इसको या उधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जगह खाली तो तुमने आगे लिख ली। इसके बटे में थोड़ी देर को आप 1 मान लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 की 20 से गुणा करो, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 25 माइनस x बराबर 28.5 की आप 2 से गुणा करो, 28 दूनी 56 और 1 57 हो जाएगा। हमें चाहिए केवल x, तो माइनस x को इधर रखिए और बाकी सबको उधर ले जाइए। देखो माइनस बराबर ये 57 है, अपनी जगह पे रहेंगे। ये 40 और 25 कितने हो जाएंगे, 40 और 25 हो जाएंगे 65, 40 और 25 कितने हो जाएंगे 65। 65 को जब हम 57 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 65 हो जाएंगे। माइनस x बराबर 57 और 65, देखो बोले 3j 5j, तो ये आ जाएंगे -8। x से x माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 8 मिल गया। अब देख लीजिए पहले y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम एक चीज जानते हैं, यहां पे देख लीजिए पहले 40 प्लस x प्लस y, तो देख लीजिए पहले यहां हम देखें 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 हो जाएगा।
इसमें देखें 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना दे रखा है 60। देखिए संचयी बारंबारता जो लास्ट पद है इसका 45 प्लस x प्लस y है, ये लास्ट पद जो होता है ना इसके बराबर होता है, तो 45 प्लस x प्लस y 60 के बराबर हो जाएगा। अब x का मान लगा दिए, 45 तो दिया ही है, x का मान 8 आया है, y का मान निकालना है बराबर में 60, तो हमें केवल y का मान चाहिए, तो 60 45 8 कितने हो जाएंगे, 45 8 कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। तो 60 माइनस 53 तो घटा लीजिए, तो y बराबर 60 में 53 जाए कितने बचेंगे 7 बचेंगे। तो ये जो है y का मान आ गया, तो x और y के मान 8,7 आ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के हल ये हो गए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ बनेगा भाई, दो घन को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा घनाभ बनेगा। जैसे मान लीजिए, अब हम देखें पहले ये मान लो एक घन मान लो, ये दूसरा घन मान लो, तो हम देखें पहले अगर इसकी भुजा प्रत्येक की a है, कितनी है a है, तो अगर इसको मिला ले हम ऊपर रख के, तो ये पूरी भुजा पूरे की भुजा क्या बन जाएगी 2a बन जाएगी, दोगुनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अच्छा ये वाली भुजा क्या रहेगी, इसकी ये वाली भुजा क्या रहेगी a ही रहेगी। और दूसरी एक अन्य भुजा जिसको हम इसमें दिखाया नहीं है, दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि चित्र सही नहीं बनता, इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं है, वो भी a ही रहेगी। तो केवल एक भुजा चेंज होगी, जब हम ऊपर रखेंगे तो केवल एक भुजा बदल जाएगी, एक भुजा दोगुनी हो जाएगी, बाकी दोनों भुजाएं वही सेम रहेगी और एक घनाभ प्राप्त होगा। तो देखते हैं पहले घन का आयतन क्या दे रखा है। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है वो भुजा की घात 3 है और ये दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो केवल भुजा अगर हम निकालें तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, तो 64 है, इसका इधर घनमूल कर लो, तो घनमूल कर लो, तो केवल भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 64 का घनमूल होता है बच्चों 4, तो ये भुजा 4 आ गई। अब देख लीजिए ये भुजा भी 4, ये भी 4, मतलब भुजाएं तो 4 हो गई, लेकिन एक भुजा ये वाली बढ़ जाएगी, एक भुजा जो बढ़ जाएगी, तो मान लें ऊंचाई इसकी क्या होगी, ऊंचाई इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए प्राप्त घनाभ की भुजाएं कितनी हो जाएगी 4 4 8 होंगी। तो इसका अब क्या निकालना है, अब इसका पूछ रहे हैं हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या पूछ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए भैया अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, तो ये घनाभ बन रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया कह सकते हैं, CS सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, देखिए हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, LV प्लस BH प्लस HL और बाहर खड़े कर दो 2, तो करो भैया 2 LB 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा 2 4 चौक 16 8 चौक 32 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64, 32 दूनी कितना हो, 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 16 हो जाएगा 80। तो ये पूरा 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ, देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला है, अथवा वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा दे रखा है कि एक गोला है, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बेलनाकार बर्तन की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या कैसे पता करेंगे? तो त्रिज्या पता करने के लिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखो हमें सबसे पहले गोले का व्यास दे रखा है, तो गोले की त्रिज्या देखो कैसे निकालेंगे। गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक बात देखिए भाई, अगर गोला उसमें डाला जा रहा है तो गोला डालने पर ये पानी की सतह बढ़ रही है, तो पानी की सतह बढ़ने पर एक चीज हम देखते हैं कि जो भी सतह बढ़ेगी वो गोला के डुबाने के कारण ही बढ़ेगी। तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही तो पानी बेलन में चढ़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी लेकर, जितनी ऊंचाई चढ़ेगा पानी उतनी ऊंचाई लेकर और त्रिज्या लेकर हम बेलन के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर देंगे। तो हमारा जो भी हमें जो डाटा पता करना है वो डाटा ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। देखिए देख लिए पहले प्रसन्नानुसार ये जो गोले का आयतन है, ये जो बेलन का आयतन क्या होता है हम जानते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना है देखो पहले, आर का मान पता नहीं है मान लिए, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, पानी 32/9 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, तो 32/9 इतनी ऊंचाई लेकर इसका आयतन निकाल लो। पानी इतना ही तो चढ़ा है, तो कह रहे हैं कि ये गोले में पानी कह रहे हैं तो इसमें पानी बढ़ जाता है। तो देख लीजिए 32/9 सेंटीमीटर बढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना है इसका, आर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 की घात 3 कर लो। अब देख लीजिए इसको हल कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। यहां देख लीजिए यहां बचेगा ये आर स्क्वायर इनटू में देखिए 3 से काटो, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी एक मिनट सही रहेगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 रहेगा, 3 जीवित रहेगा, ये बचेगा क्या बचेगा, यहां बचाएगा 32 आर स्क्वायर बटे में 3 बराबर ये हो जाएगा 4 6 छंग 36 36 छंग 216 गुणा 4, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 8 आर स्क्वायर बटे में 3 बराबर 216। अब देखो फिर से काट लो, 8 से कर सकता है ये, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 5 21 होते 5 बचेंगे, 56 हो जाएंगे, तो 8 7 56। तो ये बचेगा आर स्क्वायर बटे 3 बराबर 27। आर स्क्वायर बराबर थोड़ी देर को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 27 तियां 81 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, √81 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आर बराबर रेडियस 9 आ गई। रेडियस ये किसकी रेडियस आई है, ये आई है गोले की त्रिज्या आई है। अब गोले का व्यास पूछा है हमसे, तो गोले बेलन का त्रिज्या आई है, तो वेलन का व्यास, वेलन का व्यास तो 2 गुणा 9 हो जाएगा, अर्थात 18 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, बेलन का व्यास आ गया। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है और बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा px ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम चित्र बना रखा है। देखिए ये बिंदु को x है, ये PQ टावर है, इसका Q का उन्नयन कोण यहाँ पे x से 60 अंश है। अब देखिए ये मान लिया ऊपर हमने एक बिंदु y मान लिया, y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो इस तरह से मान लिया। और ये बिंदु इससे 40 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरे की ऊंचाई हमने h मान ली है। तो हम देखते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो हम त्रिभुज इसमें आ रहे हैं, सबसे पहले x PQ में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज x PQ में। तो x PQ में आ जाओ। तो त्रिभुज x PQ में जब हम आएंगे तो त्रिभुज x PQ हम क्या देखते हैं, तो त्रिभुज x PQ में हम देखते हैं भाई, हम जानते हैं, देखिए ये h है,
ये आधार है। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा की जगह 60 अंश आ जाएगा। 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है भैया? तो लंब है h, आधार कितना है? px है। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा? टेन 60 का मान होता है √3 होता है, बटे 1 कर लो थोड़ी देर को, बराबर h बटे px कर लो। तो यहां से अगर देखें हम h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर ये आ जाएगा √3 px। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखिए, अब त्रिभुज में आ रहे हैं y, इसको थोड़ी देर को मान लो आप z। y q z में त्रिभुज y q z में, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। टेन थीटा इसमें भी लगाओ, टेन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? ये पूरी 40 h है, यहां से यहां तक 40 है, तो ऊपर क्या हो जाएगी? h माइनस 40। तो लंब h माइनस 40 हो जाएगा। आधार इसका भी क्या रहेगा? px ही रहेगा। सॉल्व कर लो तो 45 का मान 1 बटे 1 कर लो, h माइनस 40 बटे में px, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इस दे px बराबर क्या हो जाएगा? h माइनस के 40। अब केवल h बराबर क्या हो जाएगा? केवल h बराबर क्या हो जाएगा? px प्लस 40। 40 इधर ले आओ, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देख लीजिए, ये भी h का मान है, ये भी h का मान है, तो दोनों मान कैसे होने चाहिए? h के मान दोनों बराबर होने चाहिए। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए आप, तो 1 से क्या हो जाएगा देख लीजिए पहले। तो h का मान दोनों, तो ये हो जाएगा √3 px बराबर ये हो जाएगा आपका px प्लस 40। अब देख लीजिए px इसके साथ है, तो px को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा √3 px माइनस px बराबर 40। px दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा? यहाँ पे यह बचेगा √3 माइनस 1 बराबर में 40। तो केवल px बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे √3 माइनस 1। तो ये क्या आ गया? ये px आ गया। ये क्या आ गया? px। और क्या निकालना है? तो देखिए px आ चुका है भैया, तो px बराबर हमारा कितना आ गया? तो px बराबर क्या आ गया? 40 बटे √3 माइनस 1। और निकालना है h, निकालना ऊंचाई। px का मान आप यहाँ रख दीजिए, px का मान आप यहाँ रख दीजिए। तो px का मान जब हम यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दीजिए, चलिए, तो px का मान हम यहाँ रख दे रहे, तो हम लिखेंगे px का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई px का मान। तो जब px का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? h बराबर √3 और px का मान क्या हो जाएगा? 40 बटे √3 माइनस 1। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 40 √3 बटे √3 माइनस 1। तो ये काय का मान आ गया? ये आ गया h का मान। तो ये h भी हमसे पूछ रहे थे, तो ये आ गया h का मान। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए, चौथे का अथवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा देखिए। अथवा में कह रहे हैं कि एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 40 मिनट पर चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का समय दे रखा है 4 मिनट। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। तो आइए हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो, पहले हम जानते हैं, देखिए हमें यह पता है, आधार पता है, हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालो, किसी में लगा लो। तो मान लिए टेन थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा? ये त्रिभुज ABC के लिए 30 अंश। तो टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? मान लिया इसको हमने h मान लिया, h बटे आधार कितना हो जाएगा इसके लिए? मान लिया इसको हमने x मान लिया, तो 4 + x हो जाएगा, या x + 4।
tan 30 अंश का मान लगा दो, 1/√3 होता है बराबर h/x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा, केवल h बराबर क्या हो जाएगा, केवल h बराबर हो जाएगा, केवल h बराबर हो जाएगा x + 4 बटे में √3, x + 4 बटे में √3। ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए फिर से देखिए, अब हम त्रिभुज कौन से में आ रहे हैं, अब त्रिभुज आ रहे हैं हम BCD में, त्रिभुज VCD में। तो VCD में तो देख लीजिए पे tan थीटा बराबर लंब बटे, फिर से लगाइए तो tan 60 अंश बराबर 60 अंश बराबर लंब बटे आधा। तो लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है। तो भाई लगाइए इसमें, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है, √3 बटे 1 मान लीजिए बराबर h बटे x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां से देखें हम, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √3x, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहां से h का मान ये है, यहां से h का मान ये है, तो h के मान दोनों जगह कैसे होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 से देख लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, √3x बराबर x + 4 बटे √3। थोड़ी देर को इसके बटे बन कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर √3 निकला कितनी है, 3x आ जाएगी। 3x की तरफ जब x को ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3x - x बराबर में 4। तो 2x बराबर में 4, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो कितना समय लगेगा, 2 मिनट। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा समय। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है भैया, 7 गुनी है। तो देखिए पहले पिता की उम्र क्या है, ये x है मानी है। ये जो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है तो 7 बाई, और ये कहाँ दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी ये x बराबर 7 बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 7 बाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। आगे फिर से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगी, देखिए 2 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या हो जाएगी, x - 2 हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र x - 2 हो जाएगी। 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, y - 2 हो जाएगी। दोनों में क्या संबंध था, कह रहे पिता की उम्र जो थी पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो 13 से गुणा कर दो। तो भैया 13 से गुणा कर दो। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर 13 बाई माइनस के 13 दूनी 26। 13 बाई को इधर ले जाइए, तो x माइनस के 13 बाई बराबर, ये माइनस के 26 हैं, 2 उधर ले जाओ तो प्लस के 2 हो जाएंगे। x - 13 बाई बराबर, ये देख लीजिए पहले, ये माइनस के 26 प्लस के 2 माइनस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 ऊपर से हम लिख ले रहे, समीकरण 1 ऊपर क्या है, x - के 7 बाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इनमें देख लीजिए x हमें दिख रही है एक जैसी है, तो x के गुणांक एक जैसे हैं, तो इन्हें चिन्ह चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस। कहां से हम चिन्ह चेंज किए, तो लिखेंगे घटाने पर। देख लीजिए x से x कट जाएगा, तो प्लस के 7 बाई माइनस के 13 बाई, तो बचेंगे माइनस के 6 बाई। 6 बाई बराबर माइनस के, और माइनस के 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 6 बाई बराबर 24 है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटे में 6, अर्थात बाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। बाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम बाई का मान रख देंगे समीकरण 1 में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो रखो भाई y का मान समीकरण 1 में। तो जैसे ही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए आ जाएगा x माइनस के 7 गुणा 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो उधर पहुंचाएंगे 28 का हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 28 आ जाएगा। अर्थात पिता की उम्र कितनी आ गई भैया, तो पिता की उम्र 28 वर्ष आ गई और पुत्र की उम्र 4 वर्ष आ गई। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए 5वें का जो अथवा दे रखा है, तो 5वें का अथवा जो क्वेश्चन दे रखा है, तो वो क्वेश्चन देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है 10/x + y प्लस 2/x - y। देखिए ये दे रखा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्नावली जो है पूरी की पूरी इस बार के सिलेबस से हट गई है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा। वैसे ही अपना वीडियो को लंबा करूं तो ये मैं इसको नहीं कराऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो देखिए ये आपका 2023 का सेट नंबर 1, 2023 का सेट नंबर 1 अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से डीवी सेट का सीरीज है डीवी, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए सेट नंबर 2 स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए वीडियो आप इसी प्रकार की, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कृपया करके थोड़ा बहुत हमारे लिए भी ये करके भाई वीडियो को शेयर कर दें। तो वीडियो आप शेयर कर दोगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ही आपका कोई नुकसान होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए, 2-4 बच्चे और देख लेंगे, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।